नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू हिल के विला में हर्षवर्धन के वापस आए हुए 2 दिन बीत चुके थे और उसके वापसी की खबर हर जगह फैल चुकी थी। ये न्यूज़ जिंदल विला तक भी पहुंच चुकी थी। हालाजिंद बीच जयेश और पावक के लापता होने की न्यूज़ भी फैली हुई थी। खास करके जयेश की बीवी और बेटी परेशान खड़ी कर रहे थे रावत मैंशन ने। लेकिन हर्षवर्धन इस बीच कंपनी में भी बहुत कम जा रहा था। वह ज्यादातर वक्त अपनी बीवी के साथ ही बिता रहा था। बस दिन के कुछ घंटे कंपनी जाता था, कंपनी के काम देखने के लिए। आज भी वह सुबह सुबह ही अपनी बीवी को गोद में उठाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत उन दोनों की नजरें दरवाजे की ओर चली गई। अनाया अभी भी हर्षवर्धन के गोद में बैठी हुई थी और हर्षवर्धन अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करवा रहा था, जिस वजह से अनाया खड़ी होने की कोशिश करती है। हर्षवर्धन तुरंत उसे रोकते हुए गुस्से में बोला, बीवी क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेट पर चोट लग सकती है। वहीं अनाया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हल्की सी आवाज में बोली, सॉरी, अभी मुझे लगा कि कोई हमें ऐसे देख लेगा। तो हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, तो ये कुछ गलत नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, इतना डरने की बात नहीं है। फिर वह भी दरवाजे की ओर देखते हैं। रोबोट शिजुका दरवाजे से 2 लोगों को लेकर अंदर आ रही थी। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन के मॉम डैड थे। उन्हें वहां देखकर अनाया खड़ी होने की कोशिश करती है। तभी हर्षवर्धन की मॉम सीमा रावत आगे आई और अनाया को देखते हुए बोली, नहीं बेटा, वहीं पर बैठी रहो, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिर वह आगे आई और प्यार से हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, काफी वक्त हो गया बेटा तुमसे मिले हुए। फिर वह नीचे झुकी और अनाया के माथे पर किस करते हुए बोली, और मेरी बेटी से मिले हुए भी। अनाया मुस्कुराकर बोली, मॉम आप यहाँ पर? मैंने तो आपको कल ही कहा था आप यहाँ आ जाए, लेकिन आप ही नहीं आ रही थी। सीमा रावत थोड़ी परेशान आवाज में बोली, वह मैं हर्ष की दादी माँ की वजह से नहीं आ पा रही थी, वरना मैं कभी नहीं वहाँ रुकती। दरअसल 2 दिन से वह लोग एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कंपनी के कुछ काम और मीनल देवी की दखलंदाजी की वजह से वह लोग मिल नहीं पा रहे थे। मीनल देवी गुस्सा हो रही थी। उनका मानना था कि हर्षवर्धन को सबसे पहले उन्हें मिलने के लिए आना चाहिए था, लेकिन वह अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला गया, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी हर्षवर्धन से मिलने आने के लिए मना कर दिया। ऊपर से जयेश रावत का मामला आग में घी डालने का काम कर गया, इसीलिए वह 2 दिन बाद उन्हें मिलने के लिए आ रहे थे। हर्षवर्धन के पिता भी आगे आए और अनाया के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं अंकल आप? ये सुनकर हर्षवर्धन के डैड गुस्से में बोले, अपनी मॉम को मॉम बुला रही हो और मुझे अंकल? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अपने पिता की ऐसी बच्चों जैसी हरकत देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शायद वो पहली बार ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अनाया मुस्कुराकर बोली, सॉरी अंकल, वह मुझे आदत हो गई थी। जब वह कोमा में थे तो मैं आपको हमेशा अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन हमेशा नहीं कहूंगी। अब मैं आपको हमेशा डैड ही बुलाऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन के पिता भी खुश हो गए। वह दोनों उन दोनों के पास ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गई है। अनाया खड़ी होने की कोशिश कर रही थी तो हर्षवर्धन बोला, अभी भी तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, आही बैठकर ब्रेकफास्ट करो। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह थोड़ा गलत है? तुम्हें दिख नहीं रहा मॉम डैड हमें देख रहे हैं? हर्षवर्धन बेशर्मों की तरह बोला, तो उसने गलत क्या है? वह दोनों भी ऐसे बैठ सकते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन की मॉम हंसते हुए बोली, अनाया बेटा शर्माओ मत, ये बिल्कुल अपने डैड पर गया है। इसके पिता भी बिल्कुल इसी की तरह बेशर्म है। ये सुनकर राजवीर रावत सीमा रावत के कान में होली से बोला, बीवी अभी तक आपने हमारी बेशर्म में देखी नहीं है। क्या आप देखना चाहती है तो बच्चों के सामने ही दिखा देते हैं। ये सुनकर सीमा रावत बहुत ज्यादा शर्मा गई। तभी अंदर से रोबोट डोरेमोन बाहर आया और हर्षवर्धन के मॉम डैड को ब्रेकफास्ट देने लगा। ये देखकर सीमा रावत बोली, सी बेटा यहाँ पर कोई सर्वेंट क्यों नहीं है, और यह सब कुछ क्या है? तो हर्षवर्धन अनाया को खिलाते हुए बोला, मॉम ये तीनों रोबोट है जो अनाया के कामकाज के लिए है, और हमें लोगों को अपने आसपास रखना पसंद नहीं है, इसीलिए हम रोबोट रखते हैं और यह विश्वास पात्र भी होते हैं।
इन्हें धोखा देने जैसी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये बस आपका ऑनर्स फॉलो करते हैं। ये सुनकर वह दोनों इम्प्रेस भी हो। वैसे भी उन लोगों ने रोबोट को पहले भी देखा था। अनाया के घर में हर चीज एडवांस थी, तो जाहिर सी बात है जय पर वह दोनों रहते थे वहां पर भी उन्होंने ऐसी कई सारी चीज देखी थी जो अभी की टेक्नोलॉजी से कुछ वक्त आगे की थी। इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही हंसी खुशी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अभी वह लोग बातें ही कर रहे थे, तभी बाहर से गार्ड्स अंदर आए और हर्षवर्धन को ग्रिट करते हुए बोला, बॉस मिस्टर जिंदल अपने भाइयों के साथ आए हुए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? वही यह सुनकर अनाया थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, इस बारे में मैं तो भूल ही गई। वो लोग परेशान हो रही होंगे, मैं आने के बाद भी उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। इस बार तो पक्का वह मुझे डांटेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ। जब हम वापस लौटे थे तब मेरी एक बात हर्षद से बात हुई थी, वह इतना चिंतित नहीं होगा। हाँ, बस वह तुमसे थोड़ा सा नाराज होगा। इतना बोलकर वह उसे चिढ़ाने लगा। अनाया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उसे घूरते हुए बोली, तुम अपनी बीवी को चिढ़ा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों की ऐसी प्यारी नोकझोंक देखकर और अपने सख्त मिजाज बेटे को अपनी बहू के साथ इतने प्यार से बातें करते हुए देखकर सीमा रावत की आंखें नम हो गई। उन्हें बचपन में ऐसा लगता था जैसे हर्षवर्धन बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, क्योंकि वह बचपन में किसी बड़े इंसान की तरह मैच्योर बिहेव करता था। इस वजह से उन्हें हर्षवर्धन के लिए बुरा लगता था। एक रिप्यूट खानदान में पैदा होने की वजह से हर्षवर्धन ने बचपन से ही कई सारी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह रावत खानदान का नेक्स्ट हेड था। ऊपर से उनके दुश्मन भी कुछ कम नहीं थे। इसीलिए जब आम बच्चों का बचपन खेलते हुए गुजरा था, तब हर्षवर्धन किसी बड़े इंसान की तरह सख्त ट्रेनिंग लेता था और हर्षवर्धन का दिमाग भी आम बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग था, या कह सकते हैं उसका आईक्यू कुछ ज्यादा ही था। इसीलिए तो जिन चीजों में सीखने को आम लोगों को कई दिन गुजर जाते थे, वो हर्षवर्धन एक बार देखते ही सीख जाता था। इसीलिए कह सकते हैं उसने खुशी भरा बचपन तो कभी जिया ही नहीं। हालांकि वह बचपन में अपने माँ बाप के सामने काफी शांत और ओबीडियंट था, लेकिन बाहर वालों के सामने वह ठंडा था। लेकिन ऐसे बचपन में भी हर्षवर्धन खुश था, क्योंकि उसके मॉम डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यही सब कुछ याद कर कर हर्षवर्धन की मॉम की आंखें नम हो रही थी। तब तक कुछ लोग हाल में आ चुके थे। हर्षवर्धन अनाया को लेकर हॉल की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे सीमा रावत और राजवीर रावत भी चले गए। जिंदल परिवार का जिक्र सुनते ही वह लोग समझ गए कि कौन आया होगा, क्योंकि वह अनाया को बहुत पहले से जानते थे और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। तो जाहिर सी बात है अनाया ने उन्हें पहले ही इन सब चीजों के बारे में बता दिया था और वह जानते थे अनाया के परिवार के बारे में, लेकिन वह बस आज उनसे मिलना चाहते थे। इसीलिए सभी लोग सोफे पर बैठ गए। जैसे ही अनाया ने उन लोगों को देखा, वह मुस्कुराते हुए बोली, हर्षद भाई और आकाश भाई आप यहाँ। ज्ञान तो इतना उतावला था कि वह तुरंत दौड़ते हुए आगे आया और अनाया को गले लगा लेता है। अनाया सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। ज्ञान की हरकत से वह पीछे गिर गई, जिसे देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आया। वह तुरंत एक झटके में ज्ञान से अनाया को दूर करते हुए बोला, यह क्या हरकत है? उसे चोट लग सकती है। जब से उसे पता चला था कि अनाया प्रेग्नेंट है, तब से वह अनाया को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था और ज्ञान जिंदल की इस हरकत से अनाया भी नाराज हो गई। अनाया हर्षवर्धन को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ। वह बस मुझे लेकर चिंतित था, इसीलिए वह इस तरह से बिहेव कर रहा है। हर्षवर्धन भी खुद को शांत करता है। तभी ज्ञान, जो हर्षवर्धन की आवाज से डर रहा था, वह खुद को शांत करते हुए बोला, लिटिल सिस्टर तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बस तुम्हें देखकर एक्साइटेड हो गया था। मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। इस तरह से बिहेव मत करो जैसे मुझे चोट लगी हो। तभी रेशमा, जो दूर खड़ी हुई थी, वह आगे आई और नाराज आवाज में बोली, गुस्सा ना करे तो क्या करें? तुम एकदम गायब हो गई, ना ही कोई खबर, ना ही कुछ, और अब जाकर नजर आ रही हो और अब तुम कह रही हो हम नाराज भी ना हो। उसकी बात सुनकर अनाया प्यारी मुस्कान के साथ बोली, अब माफ भी कर दो मेरी प्यारी सी भाभी। वही अनाया की हरकत देखकर रेशमा को शर्म आ गई। जाहिर सी बात है अनाया हमेशा ही उसे उसके नाम से बुलाती थी,
इतने सालों से वो एक दूसरे के साथ काम करती आई थी और वो उसकी 20 भी थी, तो भला उसकी छेड़खानी उसे कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। इसीलिए वह शर्मा गई। लेकिन ये सब कुछ देखकर किसी की आंखें नफरत से बड़ी हो गई थी, खास करके अनाया को। यहाँ देखकर कौन था जो अनाया से नफरत से देख रहा था, और अब क्या नया तमाशा होगा विला में। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।